नीट के यूनिट एंड डायमेंशन में कुछ क्वेश्चन अभी भी रह गए हैं, कुछ बहुत हैवी, कुछ बहुत इजी, मिक्स वैरायटी है क्योंकि सारे ही टॉपिक मोस्टली जो हैं कवर हो चुके हैं। तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं जो कैटेगराइज नहीं हो सकते, या यू कैन से कि मिक्स वैरायटी है, तो उन्हें हम अब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 और 47 ये दो बहुत हैवी क्वेश्चन हैं। इसे हम दो प्रकार से डिस्कस करेंगे। एक तो वो तरीका जो सारे ही लोग फॉलो करते हैं, और दूसरा वो तरीका रहेगा जो रिलेटिवली एनालिटिकल होगा एंड माइट बी यू कैन से कि थोड़ा सा टाइम सेविंग तो होगा, बट सोच पाना एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपके लिए मुश्किल होगा। तो अभी एग्ज़ाम तो चल नहीं रहा है, तो आप दोनों ही तरीक़ों पर फोकस करें। दोनों में से जो आपको बेहतर लगे उसे आप एग्ज़ाम में फाइनली फॉलो करिए। तो पहले हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसा कि आप इस वैरायटी के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं, बस इसमें एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ पर या इस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हुआ ये करता है कि आपके पास में तीन क्वांटिटीज़ रहा करती हैं। जैसे कि यहाँ ये सी है, दूसरा जी है और तीसरा ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, और ये इंडिपेंडेंट होती हैं। तो जो क्वांटिटी अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उन्हें आप फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह से डील कर सकते हैं। एंड इन दैट सिचुएशन जो और क्वांटिटीज़ हैं रिमेनिंग सब की सब डिराइव हो जाती हैं। इवन मास, लेंथ, टाइम ये सब आपकी डिराइव क्वांटिटी की कैटेगरी में आएंगी। तो उनके लिए एक्सप्रेशन बिल्ड करना हमारा मोटिव होगा। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता इधर पे भी है सर, देख लो आप। यहाँ पे आपकी एच और सी और जी, ये जो तीन क्वांटिटी हैं ये इंडिपेंडेंट हैं आपस में। इन्हें आप फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह से डील कर सकते हैं। तो आपका मास, लेंथ, टाइम, इवन कोई भी क्वांटिटी हो, सब की सब डिराइव्ड है। तो आपने इन्हें एक्सप्रेस करना, इन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो दोनों का वर्किंग प्रोसीजर दोनों बार दोनों मेथड से होगा। आप जो मेथड ठीक लगे अडॉप्ट करें। तो पहले वो मेथड फॉलो करते हैं जो हर लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर ट्रिक वाला जो है पार्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक क्वांटिटी है सी, आपने इसका डायमेंशन लिख लेना है। सी इज़ स्पीड, सो इट विल बी LT-1। नाउ वी हैव जी का डायमेंशन याद करके नहीं जाना है, मुश्किल है, तो आपने एग्ज़ाम में ही इसे इवेलुएट करना होगा। सेपरेट पार्ट क्रिएट किया मैंने, और जी के लिए जो वेल नोन फार्मूला होता है उसे हमने लिख लिया। यहाँ से हम कह पाएंगे कि F बराबर m1 m2, डायमेंशन के हिसाब से कोई अंतर नहीं है, तो m² हो जाएगा, दोनों ही m हो जाएगा, तो ये g आ जाएगा FR² देन डिवाइडेड बाई m²। चेक कर लो आप, ठीक है। तो FR² बाई m², ये g का वैल्यू आ गया। और अब बात आएगी ये तीसरा वाला जो टर्म है, इसके लिए आपने लिखना है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। दोनों ही फार्मूले लगभग सिमिलर काइंड के हैं, बट ऊपर वाला जो फार्मूला है वो है इंट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट मासेस, और नीचे वाला इंट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ से आप कह पाओगे कि F बराबर जो होगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम Q1 Q2 दोनों ही जगह इलेक्ट्रॉन ले लें तो ऐसा आ जाएगा। यहाँ से E/4 पाई, सॉरी दो बार E है तो E² हो जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये और ये एक तरफ रहेगा, बाकी ये और दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका E² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन इट विल कम आउट टू बी FR²। ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि सबकी डायमेंशन निकालनी होगी, जैसे कि सी की, जैसे कि जी की, जैसे कि ये तीसरे टर्म की। तो सी की तो लिखी ही हुई है, अब हम जी की निकालेंगे पहले, लेकिन हम नीचे वाले टर्म की निकालेंगे। ये जो आपका है F इंटू R² के बराबर है। तो F जो है दैट इज़ m मास देन एक्सेलरेशन LT-2, एंड R इज़ गिवन बाई L2, सो इट विल कम आउट टू बी mL3। L आपका यहाँ से 1 और यहाँ से 2 दोनों मिला के 3 हो जाएगा, और T-2 आ जाएगा। तो ये आपका जो तीसरा क्वांटिटी है उसका डायमेंशन लिख लिया गया है। ठीक है। अब आप ये वाला जो टर्म है इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। इसमें करना क्या है, बस FR² में जो आप निकाल चुके हैं m² से डिवाइड किया गया है, तो इसी में m² से डिवाइड करेंगे।
तो इट विल कम आउट टू बी m-1 देन L3 देन t-2। ठीक है, अभी ट्रिक पार्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, जैसे सब जगह सोल्यूशन है वैसे ही कर रहे हैं। तो क्या करेंगे कि जो क्वांटिटी है कौन सी है, लेंथ, डिराइव्ड क्वांटिटी है दिस टाइम, फंडामेंटल है आपकी ये वाली। तो लेंथ को इन क्वांटिटी इसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लो या इक्वल टू कह लो, विल बी c की पावर x देन g की पावर y देन ई स्क्वायर बाई 4πε0 एंड देन इसकी पावर z। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू पुट करना शुरू करें डायमेंशन का, LT-1 c के स्थान पर, और g की जगह पे m-1 देन L3 देन t-2 एंड देन y, और ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 की जगह m-L3 t-2 एंड देन z। अब यहाँ से आपने इक्वेशन बनाना है और फिर उसे सॉल्व करना है, फिर x और y और z की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आई थिंक आएगी -2 और y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई थिंक 1/2 और z की जो वैल्यू आएगी वो भी आएगी 1/2। थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट कर दूं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि m का अगर हम वैल्यू चेक करें तो यहाँ से कहाँ से, इधर से -1 और y मल्टीप्लाई होके -y आएगा, और यहाँ से 1 है और यहाँ से z है तो प्लस z हो जाएगा, और m का लेफ्ट में कोई है नहीं तो y प्लस z माइनस y z के बराबर आ जाएगा। ठीक है, y z के बराबर आ जाएगा। आप अब z के स्थान पर y रख सकते हैं। z के स्थान पे जो अगर हमने y रख दिया तो जो नेक्स्ट सिचुएशन होगी दैट विल बी LT-1 की पावर x देन ये m-1, ये वाली लाइन पूरी कॉपी हो रही है, बस यहाँ पर y हो जा रहा है, m-1 L3 t-2 एंड देन पावर y। नाउ इसके बाद में ये हो जाएगा m देन पावर 1 देन L पावर 3 एंड देन t-2 एंड पावर अगेन y, z की जगह y हो गया है। अब यहाँ से हम कलेक्ट करना शुरू करेंगे L की नेट पावर। तो L की नेट पावर लेफ्ट में तो 1 है और राइट में यहाँ से x आएगा 1 इंटू एक्स, इसके बाद में यहाँ से 3y आएगा और यहाँ से अगेन 3y आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना L और T में कहीं कोई अंतर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो 3y 2 बार हो जाएगा, तो यहाँ से x प्लस 6y बराबर 1 आ जाएगा। और फिर t कलेक्ट करेंगे, तो जो t कलेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा यहाँ से -1 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका t लेफ्ट में पहले देख लो नहीं है ना तो 0 हो जाएगा, और -1 इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका -x। ठीक है, इसके बाद में t यहाँ से देखो -2y आएगा और यहाँ से देखो अगेन -2y आएगा, तो यहाँ से x माइनस में देन 4y हो जाएगा। और अब हम यहाँ से कैसा पाएंगे कि x बराबर तो -4y होगा और ये x बराबर -4y यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा -4y प्लस 6y दैट विल कम आउट टू बी 2y। ठीक है, और 2y की वैल्यू जो 1 आई तो y की वैल्यू 1/2 हो गई और y z के बराबर होगा, ये आप यहाँ पे कह रहे थे, तो दोनों ही 1/2 हो चुका है। अब बात आएगा केवल कि x का, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1/2 रख दो, तो -4 इंटू 1/2, तो ये हो गया आपका -2। ठीक है, तो x y z इस हिसाब से निकाल लिया। ये भी कोई बहुत मुश्किल या ये तो ईजी ही था, मुश्किल तो अब होगा। मैं कोशिश करता हूँ उसको डिस्कस करने की, और फिर इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अगर आप ना कर पाना ट्रिक से तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन मैं बताया हूँ बेसिक वाला मेथड वही आप ले लेना, बट फिर भी ट्रिक मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, माइट बी आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पे C का जो डायमेंशन था वो LT-1 था, G का जो डायमेंशन था दैट वाज रिटन हियर, आप कॉपी कर लो, यहाँ से उठाओ कॉपी और ये G का डायमेंशन लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरा टर्म था उसे भी ले लो,
यहाँ के बाद आपकी जो सोच है, वे ऑफ थिंकिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। आप हमें ये बताओ कि हमें लेंथ निकालना है, लेंथ की वैल्यू निकालनी है, मतलब लेंथ की जो भी वैल्यू होगी उसमें m नहीं होगा ना, t नहीं होगा ना, मतलब m और t एनी हाउ मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती करके एलिमिनेट करना है। हम सबको एक साथ एलिमिनेट नहीं करेंगे, हमारा जो मेन ड्यूटी है कहीं ना कहीं इतना है कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशन स्थापित करना है, स्टेबलाइज करना है, और इस प्रकार से करना है कि m गायब हो जाए और t भी गायब हो जाए, सिर्फ क्या रह जाए अल्टीमेटली, दैट इज़ लेंथ। तो हम m और t को एलिमिनेट करने पर फोकस करेंगे और दोनों को एक साथ नहीं एलिमिनेट करेंगे, वन बाय वन। पहले आप इन दो क्वांटिटीज़ पर फोकस करें और देखें, नोटिस करें, आसानी से ही m एलिमिनेट हो जाएगा। करना क्या है, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो -1 और m की पावर +1, ये दोनों गुणा होकर के m की नेट पावर 0 आ जाएगा, तो m एलिमिनेट हो जाएगा। l की नेट पावर हो जाएगा 3 और 3 मिला के 6, और t की पावर कितना हो जाएगा, -2 और -2 मिला के -4। ठीक है, अब यहाँ पर इसको फोकस करें आप और इसको फोकस करें, इन दो को फोकस करें। हमने अभी आपको बताया था क्या मोटिव था हमारा, कि हमें m एलिमिनेट करना था, वो हो गया, और अब t एलिमिनेट करना है। तो इसको और इसको कंसीडर करें और सोचें कि ऐसा क्या करें कि जो t एलिमिनेट हो जाए। नॉट अ बिग डील फॉर अस, कुछ ना, इस इक्वेशन का पहले तो पावर 4 कर दो, तो c की पावर 4 हो जाएगा, l की पावर 4, देन t की पावर -4। अब आप इसको और इसको फोकस करें तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ t की पावर -4 तो सर दोनों में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। डिवाइड कर दें तो t एलिमिनेट हो जाएगा, कर देते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका GE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन पूरे का डिवाइड किया मैंने c की पावर 4। तो अब आप क्या पाओगे कि ये t की पावर -4 और ये t की पावर -4 ये कट जाएगा, l की पावर 6 l की पावर 4 डिवाइड में आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा l की पावर 2। ठीक है, हमें ध्यान दो, l² नहीं निकालना है, हमें लेंथ का स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें लेंथ निकालना है। तो स्वाभाविक सी बात है, इस इक्वेशन का अब हमें स्क्वायर रूट करना होगा, तो इसका स्क्वायर रूट होगा और ये c की पावर 4 का स्क्वायर रूट होगा, तो c की पावर 2 हो जाएगा। एंड आगे ये वाली पूरी क्वांटिटी लिखनी है, बट अंडर रूट लगा देना, GE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। ये मेथड ठीक लगा हो तो आप इसी को फॉलो कर लें। हालांकि मैंने रीज़न ले करके बताया है तो एग्ज़ाम में सोच पाना आपके लिए आसान होगा। अब इस क्वेश्चन को भी मैं ठीक उसी प्रकार से ट्रिक की हेल्प से करूँगा। यहाँ पे ये जो h है इसे लिखें आप, फिर जो ये g है इसे लिखें आप, और फिर जो c है इसे लिखें आप। h है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन वही जो एंगुलर मोमेंटम की होती है, ये तो मैंने कहा था, याद कर लेना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr, m यानी m, v यानी LT-1 और r यानी कि l, तो ये आ जाएगा ml/T-1। ये किसका डायमेंशन आ गया है, ये डायमेंशन आ गया है प्लैंक कांस्टेंट का। ठीक, अब g की डायमेंशन की बात करेंगे, तो g की डायमेंशन के लिए हमें सेपरेट स्पेस लेना होगा और f बराबर लिखना होगा Gm1m2 डिवाइडेड बाई r²। ठीक, ये काम ऊपर किया था, तो यहाँ पर f की जगह mLT-2 रखेंगे, g की जगह कुछ नहीं रखेंगे, m1 m2 दोनों की जगह m रखेंगे, r की जगह l रखेंगे। अब देखो यहाँ से g क्या आएगा, आप खुद से करने की कोशिश करना। यहाँ पर एक m कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, -m हो जाएगा, m की पावर -1 हो जाएगा, और l की पावर 3 हो जाएगा, और t की पावर -2 हो जाएगा, और c LT-1 होता है। ठीक है सर, जो तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, आप चाहते तो ऊपर वाले क्वेश्चन से ले सकते थे, लेकिन मैंने इंटेंशनली नहीं लिया है क्योंकि एग्ज़ाम में रेफरेंस के तौर पे प्रीवियस क्वेश्चन नहीं होता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑल्दो आपने जी की डायमेंशन निकाली थी, तो फिर भी मैंने निकाल के सिर्फ इसीलिए दिखाया कि आप एग्ज़ाम में कौन कौन से स्टेप किस सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। अब हम यहाँ पर ट्रिक से चलेंगे, वो वाला मेथड नहीं फॉलो करेंगे जो सारे लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सारे लोग कि जो ये आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी है लेंथ, उसे इन क्वांटिटी के टर्म में लिखने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि h, g और c पावर x, y, z।
कोई गलत नहीं है। मैं तो कहूँगा आपको लोगों को सबको यही करना चाहिए मेथड, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा ये हो सकता है, लेकिन आंसर आ जाएगा, इसकी गारंटी है। अभी जो मेथड बताने में जा रहा हूँ उसमें समय कम लगेगा, लेकिन हो सकता है आप उतना स्ट्रांगली दिमाग चला ना पाएँ एग्ज़ाम में ड्यू टू दैट। अब आप ये वाला जो मेथड है ये ट्राई योरसेल्फ में डाल लो, खुद से करके देखो, ना हो तो पूछो। अब इसके बाद हम ट्रिक पर जो आए तो क्या हमने कहा था, बस एलिमिनेट करते जाना है। हमें लेंथ निकालना है, एल निकालना है, एम तो नहीं निकालना है, टी तो नहीं निकालना है, मतलब एम और टी ये सब हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। सारे एक साथ एलिमिनेट नहीं होंगे, पहले एम को एलिमिनेट कर लो फिर टी को कर लेना। एम को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, गौर से देखो, एक में m की पावर +1 है, एक में -1 है। जो दोनों अगर हम गुणा कर दें सर तो क्या हो जाएगा, m की पावर नेट में तो 0 हो जाएगी, मतलब m की पावर 0 तो लिखेंगे ही नहीं, 1 होता वो। l की नेट पावर यहाँ से 2, यहाँ से 3, कुल मिला के 5 हो जाएगी। यहाँ से -1 -2 ये -3 हो जाएगी। अब तक क्या हो गया है, m एलिमिनेट हो गया है। और अब हम इन दोनों इक्वेशन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, और इन दोनों इक्वेशन को जो अगर हम देखेंगे तो पाएंगे क्या कि t भी एलिमिनेट हो सकता है अगर हम कर दें, क्या कर दें, जैसे कि हम t की वैल्यू यहाँ से ले लें, इसमें रख दें, ना तो फिर ये कर दें कि इस इक्वेशन का क्यूब कर दें, तो ये हो जाएगा c की पावर 3, देन l की पावर 3, देन t की पावर -3। और अब आप समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे, ताकि ये कैंसिल हो जाए। हो गया होगा Hg/c की पावर 3, दैट विल कम आउट टू बी l की पावर 5 और 3, जो डिवाइड होगा तो 2 आएगा, ठीक है। L5 डिवाइड बाई L3 विल कम आउट टू बी L2। नाउ हमें L2 तो नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, L निकालना है, लेंथ निकालना है, मतलब इसी का हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो Hg का स्क्वायर रूट यानी √Hg एंड देन डिवाइडेड बाई, आप समझ गए होगे c की पावर 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर रूट 3/2। आंसर आ गया जी, देख लो। अब हम कुछ न्यू वैरायटी पर काम करेंगे। इस वैरायटी पर क्वेश्चन एक ही आया है मात्र, इसलिए इसको हम सेपरेट वीडियो में ना डिस्कस करके मिक्स वैरायटी में डिस्कस कर ले रहे हैं। जेई में कई प्रकार के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं वहाँ पर, इसीलिए सेपरेट हेडिंग बता करके कराया जाता है। अब यहाँ पर फिर भी एक वर्किंग प्रोसीजर एल्गोरिथम है, करने का तरीका है, स्टेप्स हैं, उन पर भी फोकस करो। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहला स्टेप मैं इधर क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के स्टेप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन डायमेंशन लिखेंगे, किस क्वांटिटी का, जिस क्वांटिटी का क्वेश्चन में बात हो रहा है, जिसकी यूनिट चेंज करनी है। तो यहाँ पर बात हो रही है डेंसिटी की, तो डेंसिटी की डायमेंशन d लिखो चाहे रो लिखो, होता है ml की पावर -3, ठीक। अगला स्टेप क्या है गुरुजी, अगले स्टेप में आपने u1 एंड u2 लिखेंगे। ये क्या है, क्वेश्चन में दो यूनिट हैं जिनके बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करना है या कन्वर्ट करना है, वो हम जो है यहाँ पे लिखेंगे। u1 क्या है जी सर, देखो u1 क्वेश्चन में दिया है, u2 पूछा है, u1 को मैंने किया हाईलाइट। ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कैसे आएगा, इसी जगह देखना, m को अगर हम 1 ग्राम ले लें और l को अगर हम 1 सेंटीमीटर ले लें तो ये आ जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम सेंटीमीटर -3। तो ये जो फिगर है इसे आप ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सही दोनों हैं, लेकिन जैसे मैंने लिख रखा है वो ज़्यादा सही है, उससे ज़्यादा बेहतर कैलकुलेशन हो पाएगी। अब u2 लिखेंगे। u2 क्या है, u2 इज़ अ न्यू सिस्टम वेयर mlt जो यूनिट वैल्यूज़ हैं, मास का जो रेफरेंस वैल्यू है जिससे हम कंपैरिजन करके मास को मेज़र करते हैं, वो है यहाँ पे 100 ग्राम। मतलब क्या है, थोड़ा मैं ये एक्सप्लेन भी कर दूँ कि जैसे मान लो कि आपने 200 ग्राम मेज़र करना है, ठीक है सर, तो 200 ग्राम जो आपको मेज़र करना है, यूनिट 1 के हिसाब से चलोगे तो ऐसे लिखोगे 200 गुणे 1 ग्राम, और दूसरे सिस्टम यहाँ वाले के हिसाब से चलोगे तो क्या लिखोगे पता है, 2 × 100 ग्राम। दोनों है एक ही बात, लेकिन अंतर है थोड़ा थोड़ा। इसमें
एन की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है 200 और यूनिट वैल्यू है 1 ग्राम। दूसरे वाले में एन की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 और यूनिट वैल्यू कितनी है 100 ग्राम। आई होप अंतर आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब आप वैल्यू पुट करना शुरू करें। इन द सेकेंड सिस्टम m इज़ नॉट 1, इट इज़ 100 एंड देन इसके बाद में वैल्यू ऑफ द यूनिट वैल्यू ऑफ द लेंथ इज़ नॉट 1 सेंटीमीटर, इट इज़ 10 सेंटीमीटर पावर -3। ठीक, अगला स्टेप क्या होगा? अगले स्टेप में आपने रिलेट करना है। किसको रिलेट करना है? u1 एंड u2 को। कैसे करेंगे? आप दोनों को डिवाइड कर दो, सो सिंपल। दोनों को डिवाइड करेंगे, जैसे आपने लिखा है इट बिकम वेरी इजी टू डिवाइड एंड कैलकुलेट। ये पार्ट मैंने डुप्लीकेट किया यहाँ पे, और अब हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ऐसा एक लाइन बना देंगे। ठीक है सर। अब हम अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? थोड़ा ब्रैकेट ब्रैकेट प्रॉपर वे में लगाना चाहिए। ये 1 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, तो ये 1 ग्राम और 100 ग्राम एक के ब्रैकेट में ले लिया, और दूसरे ब्रैकेट में 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये लाइन थोड़ा ऊपर कर लो। 1 सेंटीमीटर एंड देन 10 सेंटीमीटर एंड पावर -3 कर दिया। ठीक, अब इसके बाद में सिंप्लीफाई। यहाँ पर 1 है, ये 100 है, तो सर जी ये तो 1/100 आ जाएगा। और पावर वावर हमने ज़बरदस्ती ये 2 कहाँ से लगा दी, ये गलत है, ये पता नहीं क्या, इसको इग्नोर करो। ये 1 सेंटीमीटर, ये 10 है, तो ये हो गया 1/10 और पावर -3, और ये हो जाएगा 1/100 और ये हो जाएगा 10 की पावर -1 इंटू -3, तो ये होगा 10 की पावर 3 यानी कि 1000, और 1000/10, तो ये आ जाएगा आपका u1 डिवाइडेड बाई u2। 1000/10 बोले तो 100 के बराबर। ठीक, बॉक्स में बंद कर लो। ये स्टेप कंप्लीट हुआ। कभी कभी इतना ही क्वेश्चन आ जाता है कि जो दूसरी यूनिट है, दूसरी हाइपोथेटिकल यूनिट है 1 u2, वो u1 के कितनी के बराबर है? तो ये आ जाएगा 1/100 u1। बहुत काम का स्टेप है ये, सारे लोग गलत करते हैं, टीचर बच्चे सब। मैं भी पहले गलत कभी कभी कर दिया करता था, क्या सोच करके कि समझ नहीं आता था कि आंसर 100 आएगा या 1/100 आएगा। अगर ये पूछे, क्या पूछे कि u2 जो है सीजीएस सिस्टम के कितने के बराबर है, तो 1/100 आएगा, और अगर u1 पूछ ले तो 100 आएगा। बाकी ये जो मैं अभी आखिरी वाली बात बोला हूँ, किसी क्वेश्चन से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, उस चीज़ को हमें अभी ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ सावधानी अगर हट जाएगी तो दुर्घटना घट जाएगी। 100 एंड 1/100 में से क्या आएगा? सतर्क रहना। जब यूनिट को रिलेट कराता है तो ये वाली बात हो सकती है, लेकिन यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है। क्या पूछा है कि ये जो 4 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 है, ये दूसरा जो सिस्टम आप बनाए हो उसमें कितने के बराबर है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन अदर सिस्टम, ये पूछ रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू अदर सिस्टम में पूछ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? कैसे करेंगे? ये जो आप लिख रहे हो ये आपका है u1 का वैल्यू, तो यहाँ पर आपको 4 u1 दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी अगर इसी को हम लिखें, बट सिस्टम हम दूसरा ले लें u2। ये बातें ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नहीं वही गलती होगी 100 एंड 1/100 वाली। अब आप कैसे करेंगे? इसके लिए रिलेशन ये रहा, u1/u2 100 के बराबर है, तो यहाँ से आप बोलोगे u1 बराबर 100 u2। जहाँ u1 लिखा देखें आप, वहाँ लिख दें, क्या लिख दें? वहाँ लिख दें 100 u2। तो ये आ गया आपका कितना? ये आपका जो है एक का 0 गड़बड़ हो गया है सर, ये चलते चलते 100 से 10 हो गया। सस्ता नशा किया है लगता है, एक 0 कैंसिल कर दिया मैंने, ये 10 आएगा, 10 आएगा, और अब 10 से गुणा करेंगे तो ये 40 आ जाएगा u2 के बराबर। ठीक, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सिस्टम विल बी 40। तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या है? u1 u2 को
रिलेट करने के बाद कभी कभी यहीं से आंसर आएगा। यहाँ पे जब आंसर आएगा तो आंसर जो आएगा वो 10 का, जैसे यहाँ पे गुणा करने से आ रहा था ना फाइनल 40, ये 10 का यहाँ पे डिवाइड रहेगा। और जो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने 10 से यहाँ पे गुणा करना पड़ा है। इस बात पर ज़्यादा पैनिक मत होना, मैंने बहुत हाईलाइट कर दिया। ये वही वाली बात है कि 1 मीटर बराबर जैसे 100 सेंटीमीटर होता है, और कोई पूछ ले कि 5 मीटर बराबर कितना होगा तो कुछ लोग डिवाइड कर देते हैं, कुछ लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो जी सर, ये टाइम पास है, अब बहुत पुराना हो चुका है, सबको आता है, लेकिन कहाँ पुराना हो चुका है, आया तो 2022 में ही है। इसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं। इसमें यूनिट है या नहीं, डायमेंशन है या नहीं, इस पर चर्चा होनी है। तो देखिए सर, यूनिट एंड डायमेंशन में हल्का सा अंतर है। मैंने कभी नहीं अंतर क्रिएट किया, और लेकिन कहा कि होता है हल्का सा अंतर। इस क्वेश्चन के मार्फत से समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में अंतर होता है। जैसे हमारे पास में 2 क्वांटिटी हैं सर जी, एक है ए और एक है बी। दोनों को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। डिवाइड कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। एक में पावर 3 चढ़ा सकते हैं, दूसरे में पावर -4 चढ़ा सकते हैं। बस 2 क्वांटिटी को जोड़ने के पहले 20 बार सोचना पड़ता है। वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो आप गिवन क्वांटिटी में कोई भी डायमेंशन लेकर के नई क्वांटिटी बना सकते हैं। हम यहाँ पर 2 क्वांटिटी सिंपल ए और बी लिए हैं और डिवाइड करके एक नई क्वांटिटी बनाए हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा प्रतीत होता है, जो सही है 99% सिचुएशन में, बट नॉट 100%। ए अगर बात करें यूनिट सेम है, ए की यूनिट मान लो यू ए है, बी की यूनिट मान लो यू बी है, तो जेड की यूनिट क्या आएगी, ये आएगी यू ए अपॉन यू बी, है ना। और अगर यूनिट बी की ए के बराबर है तो यहाँ से यू बी के स्थान पे यू ए रख देंगे, और यू ए और यू ए कैंसिल हो जाएगा, और इसका यूनिट आएगा नो यूनिट, है ना। ये लास्ट में जो हम लोगों ने किया ना, गलत है। लास्ट में गलत नहीं है, 99% सही है, 1% जगह सिचुएशन में गलत है। अभी थोड़ी देर में बात समझ में आएगी। बहुत सारे लोग इस प्रकार का इसीलिए क्लेम करते हैं कि यूनिट को जो आप ऐसे ऐसे काट करके नो यूनिट लिख दिए ना किया करें। जिन लोग क्लेम करते हैं उनको खुद नहीं पता होता, इसलिए बोर्ड में इस छोटी सी बात के चक्कर में नंबर काट दिए जाते हैं। बट रीज़न उन लोगों को भी नहीं पता रहता है। मोस्टली मैंने देखा लोगों को पता नहीं रहता है कि क्यों इट इज़ नॉट अलाउड कि आप अगर सेम यूनिट है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में तो मन ही में एज्यूम कर लो, मेंटली एज्यूम कर लो कि वो कैंसिल हो रही हैं, बट उनको कट मार्क मेंशन ना करो। अगर किया तो नंबर कट जाएगा। इसका पीछे रीज़न क्या है, क्या कारण है, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। दरअसल z बराबर आप a बाई बी कह रहे हो, तो यहाँ से एक नहीं 2 पॉसिबिलिटी आती हैं। एग्जाम्पल ले लेके समझना पड़ेगा। जैसे कि एक क्वांटिटी मैं ले रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने सुना होगा, नहीं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लो c बाई बी, ठीक। और दूसरा क्वांटिटी जो गुरुजी आप लेंगे वो कौन सी लेंगे, वो आप लेंगे थीटा, प्लेन एंगल। इसका फॉर्मूला होता है s बाई आर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे c का यूनिट, v का यूनिट, c इज़ इन मीटर पर सेकेंड, v इज़ इन मीटर पर सेकेंड, और यहाँ मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड। अगर आप मन ही मन एज्यूम करो, ये जो मैंने मार्क किया है ये गलत स्टेप है, लेकिन 99% चूँकि सही है तो हम करते हैं। इससे समझ में ज़्यादा आता है बच्चों को, इसलिए मैं प्रायोरिटी समझ में आने को ज़्यादा देता हूँ, तो काट देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। उस 1% के चक्कर में 99% कॉन्सेप्ट वो बिगाड़ा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड को कैंसिल कर दिया। और अब मैं लिखूँगा कि भाई ये कैंसिल हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आगे लिखेंगे नो यूनिट। ये सही है। अब इधर की तरफ आप आओ, एस, ये क्या है, आर्क लेंथ। इसको आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ए लिख लो, आर्क लेंथ। सर्कल होता है, सर्कल का कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट ले लो, उसका एंगल सबटेंड एट सेंटर मान लो आपने निकालना है, तो आर्क जो आपने कंसीडर करी है उसका लेंथ आप पटरी लगा करके मेजर कर लो। वो ज़्यादातर अगर हम कहें तो सेंटीमीटर में आती है या मिलीमीटर में आती है, जो भी हो, हम ऐसा यूनिट में अगर चले तो मीटर में आती है, ठीक। और आर रेडियस, क्या ये सेकंड में आती है या न्यूटन में आती है, ये भी मीटर में आती है। अब यहाँ मीटर से मीटर आपने क्या किया, कैंसिल कर दिया,
और जो बात आप यहाँ कर रहे थे यूनिवर्सल मान लिए अगर, तो यहाँ गलत हो जाएगी। आप अगर लिखते हो नो यूनिट तो ये गलत है ना सर। यहाँ पे असली बात यह है कि इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक, इसका मतलब वो क्वांटिटी जिसकी असली में हमें लग रहा था यूनिट नहीं होती होगी लेकिन वो थी। ये कैसी पहेली है, ये तो अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट कराई जा रही है बच्चों में। अच्छी खासी चीज़ें क्लियर आ रही थी, बच्चों को सब समझ आ रहा था। यूनिट नहीं होनी थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी और यूनिट नहीं होनी थी एंगल की भी, लेकिन एंगल को तो कह रहे हैं यूनिट होती है। तो इस बात को क्यों किया गया और इसका क्या समाधान है, वो ये कि जो एंगल है इट इज़ अ स्पेशल क्वांटिटी, नॉट फंडामेंटल, इट इज़ सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब इसे आप कुछ जगह पर स्पेशल कंसिडरेशन देने के लिए आप फंडामेंटल जैसा ही मान सकते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ रोटेशन। तो आपने स्पेशल अटेंशन देने के लिए यूनिट दे दिया है। मतलब कहीं पे नो यूनिट अगर लिखा है तो उसका मतलब आप मान के चलो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, लेकिन अगर नो यूनिट लिखा है तो उसका मतलब एंगल नहीं हो सकता। एंगल इफ फॉर नो यूनिट देन इट विल बी रेडियन। अब ये पहेली को और ये पजल को और क्लियर करने के लिए डायमेंशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा दिया गया। तो सारा जितना भी पाप था वो धुल गया। कहा क्या गया कि चाहे ये क्वांटिटी हो चाहे ये, मेरे को सर इससे ना मतलब है, मेरे को तो बस ये मतलब है कि z बराबर अगर a/b है और अगर a का यहाँ से बात करें डायमेंशन ऑफ z बराबर होगा डायमेंशन ऑफ a डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ b, और अगर इन केस a और b का डायमेंशन क्या है, बराबर है। इन केस जैसा कि ऊपर है, आप कोई भी सिचुएशन ले लो, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली ले लो और वो चाहे क्या कहते हैं आप रेड एंगल वाली ले लो, तो क्या बोलोगे कि डायमेंशन ऑफ जेड होगी कितनी, अगर ए और बी की डायमेंशन बराबर हो तो होगी कितनी, ये हो जाएगा 0। आप इसको अब बेशर्त कैंसिल कर सकते हैं। यूनिट के केस में इफ एंड बट था, बिफोर कैंसिलेशन वी हैव टू टेक केयर अबाउट व्हाट, which kind of quantity we are dealing with. If we are dealing with radian, then meter and meter cannot be cancelled. If we are dealing with angle, we cannot cancel meter with meter. But if we are not dealing with angle, we are dealing with some other kind of quantities, then we can cancel that. तो इस पजल के लिए डायमेंशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, जहाँ कहा गया कि आप किस क्वांटिटी से डील कर रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं है, कौन सी टाइप की क्वांटिटी हमें उससे मतलब नहीं है। और अगर ए और बी डायमेंशनली इक्वल हैं तो यहाँ ए रख के आपने इसको कैंसिल कर देना है और जेड की जो डायमेंशन आएगी m0 l0 t0 आएगी। अब इस एग्जाम्पल से आपको कुछ लर्निंग आउटकम मिले हैं, उस पर आ जाएं। क्या एक लर्निंग आउटकम ये मिला कि जो थीटा है, जो एंगल है, इसमें यूनिट थी लेकिन डायमेंशन नहीं थी। ये एक रेशियो था, एंगल क्या था, एक रेशियो था। और जो ये कहते हैं कि रेशियो की यूनिट नहीं होती, ये पूरी तरह सही नहीं है, कभी कभी गलत भी हो सकता है। एंगल उसी का एग्जाम्पल है। रेशियो का यूनिट नहीं होगा, ये बात यहाँ पर सही नहीं है, यूनिट होगा। क्या नहीं होगा, इसका डायमेंशन नहीं होगा। एक तो ये आउटकम मिला, लर्निंग आउटकम। दूसरा कि अगर किसी क्वांटिटी का मान लो डायमेंशन नहीं है, दूसरी बात अगर किसी क्वांटिटी का यूनिट नहीं है तो फिर क्या कंक्लूजन डेवलप करेंगे, जो अगर किसी क्वांटिटी का यूनिट ही नहीं है मतलब वो तो पक्के तौर पे मीटर बाय मीटर सेम क्वांटिटी का ही रेशियो रहा होगा। लेकिन ये नहीं कहा कि सेम क्वांटिटी का अगर सिमिलर क्वांटिटी का कोई रेशियो है तो उसकी यूनिट भी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी की यूनिट नहीं है, डेफिनेटली इट विल बी अ प्योर नंबर, इट विल बी रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, देन वी कैन से 100% ये डायमेंशनलेस भी होगी। तो अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट नहीं है तो दिस इम्प्लाइज उस क्वांटिटी का डायमेंशन भी नहीं होगा। लेकिन
अगर किसी क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं है, फॉर एग्जांपल एंगल की जो अगर बात करें, एंगल की बात करें तो डायमेंशन नहीं है, क्या यूनिट भी नहीं है? यूनिट भी नहीं है। ऐसा अगर आप कंक्लूड करते हैं तो ये रॉन्ग है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी में हैव यूनिट, बट यूनिटलेस क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस। ये मे मस्ट का जो खेल है बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। इसमें एक क्वेश्चन अभी PYQ डिस्कस हो रहा है तो मैं नहीं लेके आ रहा हूँ बीच में। SC वर्मा बुक में जो दूसरा ऑब्जेक्टिव दूसरे प्रकार के होते हैं मल्टीपल करेक्ट वाले, उसमें दिया हुआ है। मे और मस्ट को लेके ही कंफ्यूज करा दिया गया और है भी तगड़ी कंफ्यूजन यहाँ पे। मैं फिर से उसको रिपीट कर दे रहा हूँ, कोट कर दे रहा हूँ। लिखा है पर्याप्त, लिखा है सफिशिएंट, बट जब एग्ज़ाम में आता है तो समझ नहीं आता है। मे मस्ट में कन्फ्यूज़न चूँकि हो जाता है। मैं फिर से बोल दूँ कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव यूनिट, थिंकिंग व्हाट कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी मस्ट बी यूनिटलेस, इट इज़ रॉन्ग। एंड यूनिटलेस क्वांटिटी मे हैव डायमेंशन, ये हो ही नहीं सकता। यूनिटलेस क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस। आई होप अब आपको पिक्चर क्लियर होगी। अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप पढ़ लो, हो जाएगा। ये कह रहे हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, बात हो रही है एंगल की, तो इसमें सर जी यूनिट है और डायमेंशन नहीं है, लिहाजा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और इसी प्रकार से आपके यूनिट एंड डायमेंशन के सारे PYQ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ टॉपिक वाइज वे में फिनिश हो चुके हैं। अभी चैप्टर लेकिन फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर का एक पार्ट और बाकी है। एक पार्ट और है जिसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। मेजर पार्ट उसमें जो है बस वही एरर वाला है। तो यू कैन से दैट कि अभी है तो सिग्निफिकेंट फिगर वाला और वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज वाला, लेकिन इससे एक दो क्वेश्चन आए हैं, वो तो तुरंत ही हो जाएंगे। बहुत सारे मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम एरर एनालिसिस। सो इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस विद काइंड ऑफ यू कैन से एरर एनालिसिस या सिग्निफिकेंट फिगर, जो भी सूट करेगा पहले उसे लेके आएंगे। मोटिव हमारा ये रहेगा कि पहले उस टॉपिक को लाया जाए जो आपको ईजी हो, फिर मॉडरेट हो, फिर डिफ़िकल्ट हो। ऐसा नहीं करेंगे कि रैंडम कहीं कोई भी टॉपिक ले आए, कनेक्टिविटी फिर ब्रेक होती है। तो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कहीं कुछ अगर आपको नानुकुर है, कानून है, कम समझ आया है तो मोस्ट वेलकम, आप कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और PYQ के इर्द गिर्द ही समय अपना दें। एग्ज़ाम टाइम अगर चल रहा है तो आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच।